नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम डरना जरूरी है। कोरोना देश में रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भारत में रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 4,14,433 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,920 मरीजों की मौत हो गई। ये पहली बार है जब एक दिन में कोरोना के नए आंकड़े 4,14,000 के पार पहुंच गए हैं। ये तीसरी बार है जब देश में कोरोना के नए आंकड़े 4 लाख के पार पहुंचे हैं। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना के 4,12,618 मामले दर्ज हुए थे। 30 अप्रैल को कोरोना के मामलों का आंकड़ा 4,02,351 था। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए देश भर में 16 जनवरी से चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में कोरोना की 23,70,298 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 16,49,73,58 हो गया है। तो वाकई डरना जरूरी है, क्योंकि देश में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, यहां पर स्थिति लगातार खराब हो रही। देश भर के आंकड़े क्या हैं वो आंकड़े आपको हम बताएंगे। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 4,14,433 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 नए केस आए हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 853 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 19,832 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 341 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 8,517 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 151 लोगों की मौत उत्तराखंड में हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 13,846 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 212 लोगों की मौत हुई है। और कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 4,14,000 से ऊपर पहुंच चुका है और 3,920 यानी तकरीबन 4,000 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये तीसरी बार है जब देश में संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंचा है। तो ये आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में 4,14,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं और ये अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है ये भी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ये कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार का आंकड़ा है। जब भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, तब तक उसके अगले दिन ये देखने को मिलता है कि कोरोना की रफ्तार वो और तेज हो गई है। और इस वक्त बागपत से एक बड़ी खबर आ रही है। कार में दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। बड़ी खबर है बागपत से, जहां पर कार में दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। तो एक बड़ी ही घटना है जो हृदय को और दिमाग को झकझोरने वाली है। 4 बच्चों की मौत हुई है, वो भी दम घुटने से। विकास शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं बागपत से इसी पर अपडेट के लिए। विकास, कैसे ये घटना हुई है? पूरा मामला है बागपत जनपद के चांदीनगर थाना क्षेत्र सिगौली थांगा गांव का बताया जा रहा है कि एक प्लॉट के अंदर एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर जब बच्चे खेल रहे थे, बताता है इंटरलॉक लगने के कारण ये बच्चों की इनकी मौत हुई है, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो घर के परिजन है, परिजनों का कहना कि हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों की हत्या हुई है। देखा जाए कि पूरी मामले में पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और बच्चों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखा जा रहा है कि आसपास की रंजिश के मामले को भी जोड़ा जा रहा है। जी नहीं, अगर बच्चों का कार में दम घुटा है तो ये 10 मिनट 20 मिनट का मामला तो होगा नहीं। कितने देर तक बच्चे गायब थे? कम से कम 2-4 घंटे बच्चे लॉक होंगे, तब हो सकता है। गर्मी बहुत पड़ी हो, गाड़ी खुले में हो, तो उससे एक वजह हो सकती है। तो क्या परिजन कुछ बता पा रहे कितने देर तक बच्चे गायब थे?
बताया जा रहा है कि जो जो इनका घर था, घर के बराबर में ही उनका दूसरा एक प्लॉट था। प्लॉट के अंदर ये बच्चे खेल रहे थे। लगभग 2 से ढाई घंटे पहले बच्चे ये गायब हुए थे। गायब होने के बाद पता लगा कि ये बच्चे एक गाड़ी के अंदर थे। गाड़ी के अंदर जब उनको ढूंढना पड़ा तो देखा जाएगा तो एक गाड़ी के अंदर ये बच्चे पाए गए और जिनमें 4 बच्चों की मौत हो चुकी है जी। बच्चों की उम्र कितनी होगी? लगभग बच्चा एक 5 साल और 8 साल 9 साल के बच्चे हैं जी। हाँ। 8-9 साल के बच्चे हैं। अगर कोई हत्या की बात कह रहा है परिजन, तो क्या बॉडी में किसी तरीके का बच्चों का कोई निशान, कुछ इस तरीके के जिससे ये लगे कि हत्या का मामला है? जिससे बागपत पुलिस और वहां पर पहुंच चुकी है और बच्चों सबको अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं कि बच्चों पर किसी तरह से निशान है या क्या चीज है। सब चीज पर जांच की जा रही है और जब ये जो बच्चों को सब है इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए और जांच के लिए कह रही है जी। विकास, ये जो कार थी जिसमें बच्चे लॉक हुए थे, सेंट्रल लॉक लगा है, क्या ये गाड़ी खुले धूप में थी या किसी के छांव में होगी? कि खुले धूप में है तो इसकी गुंजाइश हो सकती है कि अंदर गैस बन गया होगा गर्मी के कारण। ये बता दूं कि ये जो गाड़ी है इन्हीं बच्चों के परिजनों की गाड़ी है और ये अब बराबर के ही किसी प्लॉट में खड़ी थी और माना जाए जिस तरह से ये गाड़ी खड़ी है तो ये धूप में गाड़ी खड़ी थी और लगातार है कि पुलिस जिस तरह से बता रही है कि ये जो गाड़ी थी, गाड़ी इंटरलॉक होने के कारण ये बच्चों की मौत हुई है। लेकिन जो परिजनों का आरोप है कि गाँव के अंदर पुरानी रंजिश की वजह से इन बच्चों की हत्या की गई है। देखा जाए तो पूरी गाड़ी ये धूप में खड़ी थी जी। किसी पर शक जताया गया है परिजनों ने? पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है जी। किसी का नाम नहीं लिया है परिजनों ने? अभी तक नाम खुलकर सामने नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, बागपत का ये मामला है। 4 बच्चों की कार में दम घुटने से मौत हो गई है। हालांकि परिजन इस मामले में आपसी रंजिश में बच्चों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने बच्चों के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में ज्यादा कुछ पुलिस कहने की स्थिति में होगी। चलिए, एक बार फिर से हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना से डरना जरूरी है। डरना क्यों जरूरी है? क्योंकि देश में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जो आंकड़े हैं वो 4 लाख के ऊपर चले गए हैं और ये जो स्थिति है वो वाकई एक डरावने वाली स्थिति है, क्योंकि आंकड़े कम नहीं हो रहे। जिस दिन हमें लगता है कि स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है, उसके अगले दिन ये पता चलता है कि आंकड़ों ने एक नया आयाम छू लिया है। विशेष तौर पर देश के जो 4-5 राज्य हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन प्रभावित राज्यों में एक दिल्ली है जो देश की राजधानी है। गुलशन सैफी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और वर्तमान कोरोना के हालात पर अपडेट के साथ। गुलशन, दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली में को कल की अगर हम बात करें तो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट भी आज दिल्ली सरकार के पक्ष में, एक बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आया है। ऐसी स्थिति में दिल्ली का क्या हाल है? धर्मराज, दिल्ली बिल्कुल इस समय ऑक्सीजन के लिहाज से बेहतर स्थिति में है। जो SOS मैसेज मिला करते थे दिल्ली सरकार को इमरजेंसी के ऑक्सीजन के लिए, उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। क्योंकि अगर हम बात करें 2 मई की, तो 2 मई को दिल्ली सरकार की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि 41 SOS मैसेज मिले और उन 41 अस्पतालों में करीब 7,000 से ज्यादा मरीज थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी। लेकिन अब कल 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल गई है, तो इस लिहाज से दिल्ली में अब शांति है ऑक्सीजन को लेकर के। लेकिन एक बात हमको समझनी होगी, मैं अपने दर्शकों को भी एक बात समझाना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। ये निर्देश है, कोई आदेश नहीं है। अगर निर्देश केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वो उसका पालन करे या अथवा उसके जवाब में कुछ अपना जवाब दे, लेकिन आदेश जो होता है वो मैंडेटरी होता है, उसको पूरा करना होता है। ये परस्पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सलाह मशवरे से ही और आपस में परस्पर सहयोग से ही आगे जो ऑक्सीजन की किल्लत है इसको दूर किया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने लगातार एक उल्लेखनीय कदम उठाया कि बिना नागा किए किसी भी दिन लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई की और लगातार दिल्ली का पक्ष रखा और पूरे जायज बातों के साथ में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली में 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्योंकि केजरीवाल ने भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया है कि अगर हमें सप्लाई इसी तरह मिलती रही तो निश्चित रूप से हम आने वाले 7 से 8 दिनों में 9,500 बेडों की संख्या और बढ़ा देंगे दिल्ली में, जिससे जो मरीज अभी फिलहाल अस्पतालों से मायूस होकर लौट रहे हैं उन लोगों को लौटना नहीं पड़ेगा और हर आदमी को बचाया जा सकेगा। जी चलिए, आप मेरे साथ गुलशन जुड़े रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ नीलेश जुड़ चुके हैं लखनऊ से और रायपुर से जुड़ चुके हैं सतीश बोध। नीलेश, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है पिछले आज दिन भर की अगर हम बात करें?
स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात है, सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में 5,000 6,000 कोरोना मरीज पाए जा रहे थे, ऐसे में कहा जा सकता है कि घंटे में जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा राजधानी का आया है वो करीब 2000 के करीब है। ये राहत भरी खबर है। उसके अलावा सबसे हैरानी वाली बात यह है कि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे थे उस पर तो रोक लगा ली गई है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार वैसे ही जारी है। उसके अलावा अगर हम बेडों की समस्या को लेकर बात करें तो डीआरडीओ की तरफ से अस्पताल राजधानी में शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी पर्याप्त बेडों की उपलब्धता है। उसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी बेडों की उपलब्धता है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था वो काफी सकारात्मक रहा, उसके रिजल्ट काफी सकारात्मक रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद की अगर हम बात करें तो लगातार जो संक्रमित मरीज हैं वो कम हुए हैं, ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर 24,000 कोरोना संक्रमित मरीज 24 घंटे में पाए जा रहे हैं तो वहीं 33,000 से ज्यादा ठीक होकर अपने घरों में वापस लौटे हैं। वैक्सीनेशन व्यापक पैमाने पर कराया जा रहा है। लगातार सरकार के द्वारा अपील की जा रही है, डॉक्टरों के द्वारा अपील की जा रही है कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, तभी हम जो कोरोना है उसको हरा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे काफी राहत भरे हैं, चाहे वो सरकार के लिए हो, स्वास्थ्य विभाग के लिए हो, नेताओं के लिए हो। सभी आप ये आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर है तमाम आम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। सतीश, छत्तीसगढ़ का क्या अपडेट है पिछले 24 घंटों की? पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की अगर बात करें, जो संक्रमण मरीजों का जो था वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। और जो सबसे सेंसिटिव जो जिला था, दुर्ग जिला था, वहां पर मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। आपको ये बता दें कि ये जो मरीजों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार में 500 बेड कोविड हॉस्पिटल का वर्चुअल उसका उद्घाटन किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि हाई कोर्ट ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 18+ जो टीकाकरण पे रोक लगा दी थी, स्थगित कर दिया था, उसके लिए आज फटकार लगाई है छत्तीसगढ़ सरकार को हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ ने। तो ये इसके बाद हाई कोर्ट के फटकार के बाद शायद छत्तीसगढ़ में 18+ वाले का टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। और सबसे चिंताजनक बात है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमा लगती है, ये सीमा पर जिस प्रकार नए वेरिएंट की जो संभावना, जो नए वेरिएंट की जो खबर आई है वो ज्यादा इससे सरकार चिंतित है, जिसके लिए सभी जो हमारे जो सीमा है उसको सील कर दिया गया और जो आने वाले लोगों को का लगातार कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जी नहीं, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है सतीश। ये जो आंध्र प्रदेश का जो नया वेरिएंट है इसको लेकर देश भर की सरकारें सचेत हो गई हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो बाकायदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले RT-PCR और 7 दिन का क्वारंटीन, पेड क्वारंटीन भी कर दिया है। इसके लिए बाकायदा कहा कि अगर आपके पास नहीं है तो 14 दिन आपको क्वारंटीन ही रहना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होगा अगर आप तेलंगाना से आंध्र से आते हैं, क्योंकि वो वेरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है। आप बता रहे छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, ऐसे में तो मूवमेंट बाय रोड भी बहुत ज्यादा लोगों का होता होगा। बॉर्डर्स की क्या स्थिति है? क्या मूवमेंट अभी भी पहले की तरह है या फिर वहां पर सख्ती बरती जा रही है? छत्तीसगढ़ सरकार ने नए वेरिएंट की जैसी जानकारी मिली तो छत्तीसगढ़ के सभी सीमाओं को सील कर दिया है। साथ ही जो आने वाले जो लोग हैं उनका लगातार कोविड टेस्ट किया जा रहा है। आपको ये बता दें, जो बसें जो छत्तीसगढ़ आती थी आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से या महाराष्ट्र से, उन पर पाबंदी लगा दी। साथ ही कई ट्रेनों को रोक दिया गया है इस वेरिएंट को देखते हुए। और खासी स्वास्थ्य विभाग ने खास सख्ती लगा के रखी है इस पर कि नया वेरिएंट छत्तीसगढ़ में ना आए, क्योंकि इसके बारे में जैसा स्वास्थ्य विभाग से और एम्स के डॉक्टर से हमारी जब चर्चा हुई तो उनका कहना था कि ये वेरिएंट जिस भी व्यक्ति को अगर उसके पास अगर पहुंचता है तो उसकी मौत 3 दिन में निश्चित है। तो ये जो दूसरा जो लहर थी उससे ज्यादा घातक और खतरनाक ये वेरिएंट का है। जी ठीक है, एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली का। गुलशन सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, ऑक्सीजन के मामले में तो दिल्ली की स्थिति पिछले 24 घंटे में काफी बेहतर हुई है,
लेकिन उसके बावजूद जो बेड्स की कमी हो रही थी या फिर जो लोगों को दवाइयों की दिक्कत हो रही थी, क्या वो सारी चीज़ें थोड़ी कम हो पाई हैं? क्या अभी भी लोग ऑक्सीजन के लिए पर्सनली अपने अपने घरों में जिनके ऑक्सीजन जमा लोग कर रहे थे, क्या वैसे लोग अभी नजर आ रहे हैं? स्थिति को ऐसे समझना होगा कि अस्पताल, जैसे मैं बात करूं RML, एम्स और जो सरदार कोविड पटेल सेंटर है और साथ में संजय गांधी, इन 4 जगह पर दिल्ली के ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और जो सरदार पटेल कोविड सेंटर है वहां पर करीब 1500 लीटर टन ऑक्सीजन प्रतिदिन प्रोड्यूस की जाएगी। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली आने वाले दिनों में खुद भी बेहतर स्थिति में होगा, दूसरे राज्यों पर इसकी निर्भरता कम होगी और स्थानीय लोग जो अपने घरों में आइसोलेट हैं और अपने घर से ही ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे लोग आज भी रिफिलिंग सेंटर पर देखे जा सकते हैं और वहां जाकर वो लाइनों में लगकर गैस ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नर्सिंग होम या जो दूसरे लोग थे जो सरकार पर निर्भर थे, वो लोगों को ऑक्सीजन अब मिल रही है, तो लिहाजा वो लोग सेंटरों पे कम पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से भीड़ कम देखी जा सकती है। तो इस लिहाज से एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अब जो नर्सिंग होम थे वो सरकार से सीधी सीधी ऑक्सीजन ले रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बड़े अस्पताल होते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन के माध्यम से अपने रोगियों को सप्लाई देते हैं और जो छोटे नर्सिंग होम होते हैं वो सिलेंडर के माध्यम से अपने रोगियों को सप्लाई देते हैं। तो अब सरकार की ओर से उनको भरपूर तरीके से इस समय 730 मीट्रिक टन की बात की गई थी। अगर हम देखें तो दिल्ली ऑन एवरेज 493 में अपना काम चला रहा था किसी तरीके से। ऐसे में 730 मीट्रिक टन अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से अगर नर्सिंग होमों तक सप्लाई पहुंच रही है तो वो लोग अब रिफिलिंग सेंटर तक नहीं आ रहे हैं। और जो पुलिस भी आ रही थी, जैसे पुलिस को भी ऐसे मैसेज मिल रहे थे, कॉल मिल रही थी कि हमें ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो वो मामलों में भी अब कमी देखी गई है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि रिफिलिंग सेंटरों पर फिलहाल राहत नजर आती है। ठीक है। नीलेश, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आंकड़े, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आंकड़े सरकार के लिए थोड़ी राहत देने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण इलाका है वो ज़रूर सरकार के लिए चिंता का विषय होगा। अगले 10-15 दिन काफ़ी क्रिटिकल होंगे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर दर्जन दर्जन भर लोग एक परिवार से संक्रमित हो रहे हैं। एक ही गांव से 40-50 लोगों की संख्या में संक्रमण की रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेथ भी उसी हिसाब से रिपोर्ट हो रही है। तो ये तो बड़ी मुश्किलात वाले दिन हैं आने वाले कुछ दिन। देखिए, बिल्कुल ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, तमाम कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी पोलिंग बूथों पर ड्यूटी करते रहे, नामांकन में अपनी ड्यूटी वो पूरी करते रहे। उसके अलावा जब गिनती शुरू हुई वोटों की तो वहां पर भी तमाम ऐसे लोग थे जो कोरोना संक्रमित थे या फिर उनके अंदर कोरोना के लक्षण थे। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें हापुड़ से, जहां पर न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन शमशान की खबर के बाद जिला प्रशासन जागा है और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन शमशान की खबर अब से तकरीबन 2 घंटे पहले जब हमने प्रसारित की, उसके बाद जिला प्रशासन जागा है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। हमने ऑपरेशन शमशान के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश के शासन के साथ साथ देश की जनता को दिखाया था कि कैसे कोरोना के काल में एक और जहां आम आदमी परेशान है, आम लोगों की जान जा रही है, वहीं कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। कांधा देने के लिए बाकायदा पैसे मांगे जा रहे हैं। जो वहां पर धार्मिक रीति रिवाज कराने वाले पंडित हैं वो कई गुना ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं। जो लकड़ियां देने वाले हैं वो कई गुना ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। यानी सबको पैसा बनाने की जरूरत थी कि जल्दी से जल्दी पैसा बना लिया जाए। और इस मामले में जब हमने खबर को प्रसारित किया, हालांकि उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जुड़े थे उन्होंने कहा था कि इस मामले को उन्होंने कंसर्न में लिया है, प्रशासन भी कंसर्न में लेगा और इस मामले में कार्रवाई होगी। तो हमारी इस खबर का संज्ञान लिया गया और कुछ ही घंटों में इस मामले में हापुड़ जिला प्रशासन ने 2 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया है और उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। ऑपरेशन शमशान का असर देखने को मिला। मोहित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। मोहित, क्या कुछ कार्रवाई अब हो रही है इस मामले में? देखिए, बता दें, हापुड़ में एक बार फिर न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। शमशान घाट वाले मामले में
पुलिस जो न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई कि जिस तरीके से वहां पर जो कोविड के शव है, जो अर्थियां वहां जा रही हैं, उनसे किस तरह से अवैध उगाई की जा रही है, उसको लेकर न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई। जिसके बाद हापुड़ का पुलिस प्रशासन जागा। वहीं आज पुलिस ने खबर चलने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को वहां से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस जांच में कुछ ये भी स्पष्ट हुआ था कि ये लोग सही तरीके से ही वहाँ अवैध उगाई कर रहे थे। जो वहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए आ रहे थे, उनसे अवैध वसूली की जा रही थी। इसी के चलते हुए हापुड़ पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जी और इस मामले में, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, इस तरीके के मामले अलग अलग जगहों से भी इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, तो ये कंफर्म करना भी कि ऐसी चीजें ना हो, ये सुनिश्चित करना भी प्रशासन का काम है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन जब न्यूज इंडिया ने खबर चलाई है, उसके बाद हापुड़ का पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और मामले की गंभीरता को लेकर जांच कर रहा है। और उसके बाद प्रशासन ने वहां पर हलचल मची है और जब प्रशासन वहां पहुंचा तो पुलिस ने 2 लोगों को वहां हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और जो ऐसे लोग हैं जो अवैध उगाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ हापुड़ पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। जी और इस मामले में तो कई सारे लोग शामिल रहे होंगे, यहाँ पर बाकी लोगों पर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी, क्योंकि अब जो जानकारी है कि अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो भी लोग इस मामले से जुड़े हैं, उन सभी के ऊपर पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा और हापुड़ पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी निगम जिला प्रशासन की ओर से कुछ जवाब आया है इस मामले पूरे प्रकरण पर? फिलहाल इस मामले पर निगम प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अभी तो खबर चलने के बाद में हापुड़ जो एसपी हैं, एसपी ने न्यूज इंडिया खबर का संज्ञान लिया है। उसके चलते हुए एसपी ने जांच बिठा दी है और पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को वहां हिरासत में लिया है और आगे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी और इस मामले में ये जो 2 लोग पकड़े हिरासत में लिए गए, इनके बारे में कोई अपडेट है? कौन कौन से ये लोग हैं, क्या काम करते थे? लोगों के रस्म दिया, जिनके अभी नाम जो है सार्वजनिक नहीं करे हैं। एसपी साहब का कहना है कि पहले पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करने के बाद क्या चीज खुल के सामने आती है और जो अगर इन लोगों की भूमिका उसमें संदिग्ध है, अगर इस तरह की अवैध उगाई कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है मोहित, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। विवेक प्रकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, चलिए, एक हमारी खबर का असर हुआ, लेकिन मैं थोड़ा इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट पे लेता हूं। ये तो एक हापुड़ का पर्टिकुलर मामला है। जरूरत इस बात की है कि इस तरीके के जितने भी लोग हैं, जहां जहां इस तरीके के काम हो रहे हैं, उन तमाम जगहों पर जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। देखिए धर्मराज, लगातार हमारे पास इस तरीके की शिकायतें आ रही थी, जगह जगह से इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि जिस तरीके से अस्पतालों में एक तरीके से लूट मची हुई है। न्यूज वन इंडिया लगातार एक कैंपेन चला रहा है, मुहिम चला रहा है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस कदर जो है अस्पतालों में कोई पेशेंट अगर जा रहा है तो जो रेट पहले थे वो अब दुगुने हो चुके हैं या अलग हो चुके हैं। लेकिन ये मतलब हैरत में पड़ने वाली बात थी हमारे लिए भी, और जान करके मानवीय संवेदनाओं को झंझोरने वाली बात थी जब ये पता चला कि शमशान में भी इस तरीके की लूट मची है। एक पुजारी जो है या जो वहां पे अंतिम संस्कार कराने वाला पंडित है, वो 5,000 रुपए की डिमांड करता है। जो बॉडी उठाने वाला है वो 4,000 रुपए मांग रहा है। तो हमने फिर इसको एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में ये सारी बातें निकल के सामने आई। हालांकि आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर से ये निर्देश सारे जिलाधिकारियों को दिया था, जो कि बाद में इसी सूचना के जरिए जो है सारे जिलाधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। और उसमें ये कहा गया था कि हर जिले में अगर कोई कोविड पेशेंट की डेथ होती है तो उसके अंतिम संस्कार में 1 पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन इस तरह की बात हैरत में डालने वाली है, हैरान करने वाली है। और आप सोचिए कि मतलब मानवीय आधार पर अगर आप इसको देखें तो एक अंतिम संस्कार में जिस आदमी की कोविड से डेथ हो जाती है वो ऐसे ही पहले परेशान है और पता नहीं कितने पैसे खर्च कर चुका है प्राइवेट अस्पतालों में, लेकिन जब वो अंतिम संस्कार के लिए जाता है तो 20-25 हजार रुपए अंतिम संस्कार में लग रहे हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन आया हमारा और उसके बाद से हमने इसको 4 बजे में आज प्ले किया था। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि न्यूज वन इंडिया की इस खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने हमारी खबर को संज्ञान में लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए हापुड़ पुलिस ने जो है इस वक्त 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल
इतना ही।